हाँ, तो अपना चैप्टर 15 चल रहा था साइंस का, एक वीडियो अपन इसका कर लिया है। मैं फिर बता दूं, जब तक ये चैप्टर चलेगा 3 या 4 पार्ट इसके बनेंगे। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लैंग्वेज है, इसमें थोड़ा एज लाइक, वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है ये जो चैप्टर है ना, साइंस में जोड़ दिया, वैसे ही ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है, पूरा ही ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन अगर आपके कोर्स में साइंस में जोड़ दिया तो अपन को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक, मतलब स्पेशली इसको पढ़ना है, ठीक है। और फिर बता दूं, लैंग्वेज मुश्किल है, लिख लिख के साथ याद करना। जब तक ये चैप्टर चलेगा मैं अदर वीडियो नहीं डालूंगा, ठीक है। 3 दिन आपको सिर्फ टेस्ट मिलेंगे, और इस चैप्टर के साथ 14 चैप्टर टेस्ट कल मिलेगा आपको, नसन सॉरी आज मिल जाएगा, ठीक है। 14 चैप्टर टेस्ट आपको आज ही मिलेगा, कल तो नहीं, कल फिर अपन संस्कृत का देख लूँगा मैं। इसको बहुत ज़्यादा आपको मेहनत के साथ पढ़ना है, और बहुत 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन ऐसा होता है कि इसको मन से नहीं ले सकते आप। बाकी चीज़ थोड़ी बहुत अपन एसएसटी मामूली थोड़ी सोच समझ के लिख दी, लेकिन इसको नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और टाइम टेबल को फॉलो करो, आलस मत करो, ठीक है, हिम्मत मत हारो, हिम्मत में ही सब कुछ है। अब देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स, शुरुआत कहाँ से हो रही है? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी कि विवर्तनिक प्लेट हैं। देखो एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग या फिर आप लोग जब हमारे स्टेज पे आओगे तो टेक्टोनिक एक सिद्धांत पढ़ोगे, एक प्रिंसिपल है, पूरा बड़ा सिद्धांत है टेक्टोनिक का। विवर्तनिक प्लेटों का सिद्धांत है, 6 मेजर प्लेटें मानी जाती है, बहुत ज़्यादा लेवल की बात है, लेकिन वो आपकी उतना नहीं, नॉर्मल चीज़ दे रखी है, टेक्टोनिक प्लेट वगैरह थोड़ी थोड़ी बातें आपको दे रखी है। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं नॉलेज के लिए, हमारी जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, ऊपरी सतह का मतलब भूपर्पट्टी, कल पढ़ा था अपन ने, मतलब जो ये लैंड का जो एरिया है ऊपर का, जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, कल पढ़ा था भूपर्पट्टी। इस भूपर्पट्टी के जो नीचे, भूपर्पट्टी जो है, ऐसा मानो कि भूपर्पट्टी खुद ही वो खूब सारी चट्टानों में, खूब सारी रॉक्स में बट गई, खूब सारी चट्टान बन गई, बड़ी बड़ी चट्टानें बन गई, ठीक है। और उन्हीं चट्टानों को ही विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं, ठीक है। और विवर्तनिक प्लेटें छोटी मोटी 29 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, वैसे बड़ी प्लेटें 6 हैं, ठीक है। और कुछ भूगोल वाले, जो भूगोल वेता होते हैं, जो ज्योग्राफी के होते हैं, वो 7 भी मानते हैं, क्योंकि वो उत्तरी अमेरिका की बात है, उसकी 2 प्लेटों को एक साथ जोड़ के देख लिया जाता है, वो आपके लेवल की बात नहीं है। लेकिन अभी मैं ये बात करूँ कि जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ है, वो ठंडी होने के साथ ही भूपर्पट्टी, देखो पृथ्वी जब गर्म होती है, मतलब पिघली होती है, उस टाइम पर चट्टानें नहीं बनती, समझ गए। लेकिन जब वो ठंडी होती है तो फिर ये ध्यान रखना कि भूपर्पट्टी विशाल चट्टान खंडों में बदल गई, मतलब बहुत सारी चट्टानों में, रॉक्स में बदल गई, यानी कि विद द कूलिंग ऑफ द अर्थ द मोस्ट टर्न्ड इनटू ह्यूज रॉक्स, ठीक है। और इन विशाल चट्टान खंडों को ही विवर्तनिक प्लेटें कहते हैं। और आज पृथ्वी की सतह पर 29 विवर्तनिक प्लेटें पाई गई हैं। सीधा सीधा याद करो, लेवल की बात है। जैसे बड़ी क्लास में अगर आप 11th के अंदर कुछ आर्ट्स या ज्योग्राफी लेते हो तब ये बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पर बड़े बड़े सिद्धांत पढ़ोगे आप। अभी बस इतना सा सीख लो कि जो हमारी पृथ्वी है, उसकी जो ऊपरी लेयर हैं, वो उसमें जो जितनी भी प्लेटें बनी, वो ये विवर्तनिक प्लेटें कहलाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स कहलाती है। और अभी टेक्टोनिक प्लेट पृथ्वी पर 29 टेक्टोनिक प्लेट है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपके आएगा, बस इतना ही, समझ गए। यानी कि दीज ह्यूज रॉक्स सेगमेंट आर कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। नोट, ये मैं नोट लिखा, 1 मार्क्स में आ सकता है। 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैव बीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे से सुनना। फिर बता दूं, पूरी बात मेरी सुनना, 1 सेकंड इसकी मत कर देना, यहाँ पर ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि देखो होगा क्या, बताऊँ क्या होगा। एसएसटी साइंस के थ्योरी वाले चैप्टर, इनमें आपको ये आइडिया नहीं लगेगा कि किसका आंसर क्या लिखना है, इसलिए सुनते तो तुम हो नहीं, फिर तुम्हारे कन्फ्यूजन बन जाते हैं दुनिया भर के। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जो वीडियो पूरा देखते नहीं और फिर मुझे कहते हैं ये करवा दिया गया, ये लिख दिया गया। फिर मैं जब उनको समझाता हूँ कि तुमने वीडियो नहीं देखा, तब उनको पता चलता है। तो ऐसे भागोगे तो भागते रहोगे तुम यार, 20-25 मिनट 30 मिनट एक जगह नहीं टिक सकते। क्या करोगे तुम जिंदगी में? तुम्हारे लिए तो मैं कर रहा हूँ इतनी सारी मेहनत, कोई कर रहा है कितनी? दोनों लैंग्वेज में रोजाना टेस्ट, आंसर की तरह तरह के टाइम टेबल, इतने शानदार, वर्ल्ड का बेस्ट टाइम टेबल मैंने आपको दे दिया, उसके बावजूद नहीं पढ़ पा रहे हो, आलसी ढीठ कहेंगे, तो फिर वो आपकी इच्छा है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँ कि जो विवर्तनिक शक्तियाँ की बात करें थे, डिस्क्राइब द टेक्टोनिक पावर्स, तो मेरी बात सुनो कि देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा। हाँ, यहाँ एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, अगर जो मैंने बोर्ड पे लिखा, अगर ये आ जाए 3 नंबर में, डिस्क्राइब द टेक्टोनिक पावर्स, पूरी बात सुनना। टेक्टोनिक पावर्स 2 प्रकार की होती है,
मतलब विवर्तनिक शक्तियाँ, वो प्लेटें हैं, ये शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब आंतरिक और बाह्य। पूरी बात समझ में आ गई? यानी कि विवर्तनिक शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, अंदर वाली बाहर वाली, आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये आंतरिक वाला पॉइंट, और अभी थोड़ी देर बाद में कराऊंगा बाह्य, यह हो सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊं क्योंकि ये खुद ही बहुत बड़ा है, वो हो जाएगा बाय एक्सटर्नल। तो सिर्फ और सिर्फ आंतरिक मतलब इतना, और जो मैं बाह्य लिखाऊंगा एक्सटर्नल उतना, बस उतना ही लिखना है। ये जो आंतरिक के इस एक्सटर्नल के पार्ट है, ज्वालामुखी, वल्केनो, फिर अपन पढ़ेंगे भूकंप, सुनामी, ये इसी के पार्ट है इंटरनल के, वो आपको नहीं लिखना। कब? जब ये क्वेश्चन आए। एक बात, मेरी बात को साइड में लिखना, एग्जाम में नहीं लिख पाओगे, आंसर पूछ क्या रहा है, ये लिख लिया बात। ऐसा लिख लो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ओनली फॉर दो, सिर्फ और सिर्फ पावर्स, यानी कि ये ओनली फॉर दोनों शक्तियाँ लिखनी है, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य, उनके प्रकारों को, उनके टाइप्स को नहीं लिखना है। ऐसा साइड में कहीं लिख लो। लिख लिया? ओके। और सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, जब आपसे ये पूछे कि ओनली फॉर आंतरिक शक्तियाँ, यानी कि इंटरनल पावर को एक्सप्लेन करो। पूरी बात समझो। अगर ये क्वेश्चन आता है आंतरिक शक्तियों, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों का वर्णन कीजिए, जो बुक के पीछे है, डिस्क्राइब द इंटरनल पावर्स, इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स, तब आपको क्या करना है, सीधी दो लाइन की डेफिनेशन तो ये लिखनी है, उसके बाद में सीधा ये पॉइंट, और इस इंटरनल टेक्टोनिक के चार पार्ट हैं, अभी पढ़ा दूंगा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, सब वल्केनो, ये सारे इसके चारों के चारों पार्ट आपको इसमें इस क्वेश्चन में लिख के आना है, चाहे 3-3 लाइन ही लिखो। बात समझ में आ गई? ठीक। फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा अलग से, सिर्फ और सिर्फ कहेगा कि निम्न पर टिप्पणी कीजिए, मतलब कुछ पॉइंट दे देगा कि इन पॉइंट्स पर लिखिए। जैसे कह दिया कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी, वल्केनो, ये 3 दे दिया, और तीनों से आपसे कहा कि तीनों के बारे में लिखिए, 2-2-2 6 मार्क्स का, या फिर 1-1-1 3 मार्क्स का। 1-1 नहीं आने के चांसेस, 2-2 तो नहीं आएगा। तो भूकंप, सुनामी और ये वल्केनो, ज्वालामुखी, तीनों से अलग अलग पूछे वैसा भी लिखवा दूंगा, एक साथ पूछे तब वैसा लिखना है, थोड़ा कम कम लिखना है, अलग से पूछे तो वैसा लिखना है। मतलब 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 तो ये बन गए और तीसरा बनेगा तीनों अलग अलग। वल्केनो क्या है, ज्वालामुखी क्या है, 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, तो उतना लिख देंगे अपन, 2 मार्क्स जितना। मेरी बात समझ में आ गई? तो कैसा भी क्वेश्चन बनो आपको तैयार रहना है, लेकिन पूछे उतना ही लिखना है। बेफिजूल के लिखने से मार्क्स कटते हैं, क्योंकि टीचर ये सोचेंगे कि आपको जो पूछा गया उसका पता नहीं है, सिर्फ आप रट के आए हो। मेरी बात समझ में आ गई? डाउट क्लियर? चैप्टर बहुत मुश्किल है, फिर बता दूं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो फिर आप समझ गए तो आगे आ जाओ। अब है कि विवर्तनिक शक्तियाँ की डेफिनेशन डिस्क्राइब पूछा तो डेफिनेशन देना ज़रूरी है, मतलब परिभाषा देनी ज़रूरी है। तो देखो मैं एक बात बता दूं कि कई प्रकार की शक्तियां जो है ना, वो हमारी पृथ्वी की जो सतह है, ऊपर की जो लेयर है, उसको बदलने के लिए हमेशा प्रयास करती रहती है, निरंतर काम करती रहती है, और इन्हीं शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियां कहते हैं। मतलब मैं बताऊँ टेक्टोनिक पावर्स देसी नॉर्मल लैंग्वेज में, कि जो हमारी पृथ्वी है, चलते ही भूकंप आ जाते हैं, चलते ही सुनामी आ जाती है, कभी ज्वालामुखी फट जाती है। ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ पावर्स ऐसी होती है जो इस अर्थ की, जो अर्थ है, ये पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है, इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, हमेशा प्रयास करती रहती है। और जब जैसे ही इंटरनल प्लेटों में आप अर्थ के नीचे जो प्लेटें होती है, ठीक है, पृथ्वी के नीचे जो अर्थ है, इसके नीचे जो प्लेटें होती है, मिनिमम वो 6 प्लेटें मानी जाती है। उन 6 प्लेटों में जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब ताप बढ़ जाएगा, तो ज़मीन फट जाती है, सुनामियाँ, वल्केनो, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यही डेफिनेशन है इसकी, कि सर्वल टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मतलब बहुत सारे बल काम करते हैं, कहाँ पर? वर्क कंटिन्यूसली टू चेंज द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस, जो अर्थ का ऊपरी बुरपट्टी जो होता है, सरफेस होता है, उसको हमेशा बदलना चाहते हैं, उसके लिए काम करते हैं। दीज पावर्स आर कॉल्ड द टेक्टोनिक पावर्स। ठीक है, वेरी गुड। फिर है विवर्तनिक शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। टेक्टोनिक पावर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट, इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स, यानी कि आंतरिक विवर्तनिक प्लेटें या शक्तियां, और दूसरी बाह्य विवर्तनिक शक्तियां, एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर्स। एक एक उठाएंगे। इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स,
यानी कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियां। इसकी डेफिनेशन की मैं अगर बात करूं या फिर इसके अंदर, हाँ एक चीज़ और बताऊं, अलग से 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स, बस इतना सा है तो आपको ये आंसर लिख के आना है। हर तरह से तैयार रहो, रेड पेन से अलग तरह के पेन से छोटे से ऐसे मार्क कर लो कि ये क्वेश्चन बन जाएगा तो अभी लिख लूँगा, ये बन जाएगा तो ये लिख लेंगे या लिख लूँगी। मेरी बात समझ में आ गई ना? ये ध्यान रखना वरना आंसर में कन्फ्यूज हो जाओगे आप। तो इंटरनल अगर पूछे आपसे तो आपको ये आंसर लिखना है, क्या होती है इंटरनल? जो अर्थ के अंदर होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है अपने ऊपर लेयर होती है, उसके नीचे ये प्लेट होती है, ये आंतरिक। यानी कि दीज फोर्सेस वर्क बाय स्ट्रेंग इनसाइड द अर्थ एंड कैन नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड। हमें बाहर दिखाई नहीं देती, ये अंदर काम करती है। यानी कि ये शक्तियां पृथ्वी के अंदर रहकर काम करती है, बाहर से दिखाई नहीं देती। बहुत बढ़िया। और सेकंड पॉइंट क्या कि इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की सतह के नीचे, पृथ्वी की जो ऊपरी लेयर है सतह, उसके नीचे गहराई में उपस्थित जो ताप होता है उससे, चट्टानों का मतलब रॉक्स होता है, चट्टानों के फैलने, सिकुड़ने, पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ मैग्मा के पिघलने, स्थानांतरण होने आदि के कारण होती है। इन चट्टानों की क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क्स में, देखो कितना डीपली क्वेश्चन बना सकता है। अगर वो बनाना चाहे तो यहां से ये क्वेश्चन बना देगा। क्या बना देगा कि जो ये इंटरनल टेक्टोनिक प्लेटें हैं, जो ये आंतरिक चट्टानें हैं, सॉरी वो विवर्तनिक शक्तियां हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, वो बनती कैसे हैं। तो आप ये लिखेंगे कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसके नीचे गहराई में जाने पर वहाँ होता है ताप, टेम्परेचर होता है, वहाँ होती है चट्टानें होती है। तो चट्टानें जब फैलेगी, क्योंकि ताप बढ़ जाएगा ना, ताप बढ़ जाएगा तो प्लेटें आपस में टकराएगी, तो या तो फैल जाएगी या बीच में दरारें आ जाएगी, गैप आ जाएगा, फट जाएगी, बाहर आ जाएगी, ये सब बातें। तो उनके फैलने और सिकुड़ने से वो जैसे प्लेटें फैलेगी या सिकुड़ेगी तो पृथ्वी के भीतर उपस्थित गर्म तरल पदार्थ होता है, एक गर्म बहुत ज़्यादा हॉट एक लिक्विड होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है मैग्मा। ठीक है, मैग्मा के रूप में स्थानांतरण आदि के कारण होती है। जैसे मैग्मा वगैरह सरकेगा, क्योंकि देखो जैसे प्लेटें ताप से पिघलेगी, जगह छोड़ेगी, तो उनमें जो एक पदार्थ बनता है मैग्मा, लिक्विड पदार्थ होता है। ठीक है, इस वजह से उनमें गैप बन जाएगा और इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स जो है वो काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, तभी तो भूकंप ये सब आते हैं। यानी कि देयर ओरिजिन इज ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ द रॉक्स बाय मोल्टन बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ द मैग्मा। देन ये इसका कारण है बनने का। ओके, फिर है जब ये भूगर्भ यानी जमीन ऊपरी सतह के लंबवत कार्य करते, लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे ये बात चल रही है, ऐसे मान लो, ऐसे नॉर्मल प्लेटें ऐसे फैली हुई है। अब बात करें पर लंबवत परपेंडिकुलर, ठीक है, तब तो 2 बार लिख दिया कि लंबवत कार्य करती है तो भूमि की सतह के, ध्यान रखना, भूमि की सतह के कुछ भाग पर ऊपर उठ जाते हैं। बिल्कुल सही है, जब ये परपेंडिकुलर काम करेगी, जो हमारी अर्थ है वो ऐसे ऊपर उठ जाएगी, समझ गए। तो कहीं पहाड़ बन जाते हैं, कहीं मैदान हो जाता है सीधा सपाट, ठीक है, कहीं पठार बन जाते हैं, समझ गए ना, बहुत ईजी है ना। मतलब अगर ऐसे काम करेगी तो प्लेटें खिसकेगी, मैग्मा निकलेगा, प्लेटों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन ये प्लेटें अगर लंबवत परपेंडिकुलर काम करे तो अर्थ कहीं ऊपर उबड़ खाबड़ हो जाएगी, कहीं पृथ्वी यानी कहीं पर आपके माउंटेन बन जाएंगे, कहीं क्रैक्स बन जाएंगे, कहीं वैलीज बन जाएगी। बहुत ईजी है ना। यानी कि वेव्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द इंटरनल टेक्टोनिक फोर्सेज वर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बोल दो चाहे परपेंडिकुलर बोल दो, हॉरिजॉन्टली। ड्यू टू दीज वेव्स देयर इज अ ह्यूज अपहेवल ऑफ द रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस। उनसे क्या बनेगा? फॉल्ट्स, क्रैक्स, वैली, माउंटेन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। इजी है ना। कब? जब लंबवत बने। यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। क्या कि कब फॉल्ट्स का, क्रैक्स का, मतलब कब चट्टानों का, इन पर्वतों का, समुद्रों का, मैदानों का कब निर्माण होता है? जब टेक्टोनिक प्लेटें लंबवत हो, हॉरिजॉन्टल हो। पक्का समझ में आ गया ना, ध्यान रखना। अब अपन लेते हैं इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स में कौन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं, पावर्स हैं जो इनमें इनकी एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है
वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी। सब सुना, नाम सुना है आपका, लेकिन आंसर कैसे लिख के आना है कि होता क्या है कि पृथ्वी के अंदर है ना, अंदर होने वाली हलचल के कारण धरती हिलने लगती है। ध्यान से, इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा हिंदी में देखा करो, हिंदी से चीज़ें बनाना सीख जाओगे, ऑनवर्ड्स में लिख लोगे, अपने शब्दों में लिख लोगे। इसलिए ध्यान रखना कि पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल जब होगी, इससे पृथ्वी हिलने लग जाती है तथा भूपटल को, भूपटल का मतलब जो ऊपरी ऊपरी लेयर हैं, उसको फोड़ देती है। धुआं, राख, वाष्प और गैसें बाहर निकलने लगती हैं। ये वोल्केनो बता रहा है कि कैसे प्रोसेस काम करती है कि द अर्थ शेक्स ड्यू टू द एक्टिविटी हैपनिंग इनसाइड द अर्थ एंड बाय ब्रेकिंग द क्रस्ट। ऊपरी ऊपरी लेयर को क्या बोलते हैं अपन? क्रस्ट बोलते हैं भाई। बुर प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो क्रस्ट उसमें क्या होगा? स्मोक, आश, वेपर्स एंड गैसेस बिगिन टू फ्लो आउट। ये सब अब ऊपर बुर प्रॉपर्टी पर ये चीज़ें आने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चट्टानें अति तप्त हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो चट्टानें पिघलकर लावा के रूप में बहने लग जाती है। देखिए कि ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है तो आग जैसी सरसों, एकदम बिल्कुल रेड कलर की ज्वालामुखियाँ भी होती है। खूब सारी जीवित ज्वालामुखी भी हैं, मतलब जो अभी परमानेंट चालू हैं, परमानेंट जो वर्ल्ड ज्योग्राफी जो पढ़ोगे उसका पार्ट है, लेकिन बता रहा हूँ ऐसी ज्वालामुखी है जो आज भी परमानेंट रेगुलर मतलब आग मतलब निकालती रहती है लावा के रूप में। तो ये भी एक कारण है। कब? जब बहुत ज़्यादा चट्टानें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा अंदर प्लेटो में, ठीक है। यानी कि या मैनी टाइम्स द एक्सट्रीमली heated rocks melt and flow out in the form of lava। बहुत ज़्यादा हीटेड रॉक्स हो जाएगी, जब बहुत ज़्यादा गर्म रॉक्स हो जाएगी तब लावा के रूप में ज्वालामुखी बाहर आती है। फिर क्या होगा कि दाब ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, तो दाब के कारण लावा कैसा दिखा? एक नली में, एक पाइप जैसी संरचना में दिखाई देता है ना, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ये जैसा उभर रहा है ऊपर नली के रूप में, देखो ना, मतलब जो पाइप होती है, टोंटी होती है अपन जो पाइप पानी वाला चलाते हैं, वैसी एक नली के रूप में निकलता है पानी, मतलब पाइप के रूप में, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना, एक नली के रूप में सतह के ऊपर उठता जाता है और फिर बाहर निकलकर चारों ओर फैलने लग जाता है। ये ध्यान रखना भाई, वो नली के रूप में पानी की जैसे पाइप होती है उसकी तरफ बाहर निकलेगा और चारों ओर फिर फैलने लग जाएगा। सुना हो भी, देखा भी आपका होगा, ठीक है। Due to the pressure, lava rises in the form of a tube and erupts and spreads all over, और चारों ओर फैल जाएगा। और लास्ट पॉइंट है दे आर, अब ये ज़्यादातर वोल्केनो कहाँ आते हैं? तो दे आर फाउंड ऑन द आइसलैंड्स या फिर आइलैंड ऑन द कोस्टल रीजन्स ऑफ द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन का मतलब जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के जो द्वीप होते हैं, आइलैंड होते हैं, उनके चारों ओर तटीय जो भाग होते हैं, मतलब समुद्री इलाका, उसमें ज्वालामुखी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। ये भी आपको लिखना है। तो वोल्केनो में, ज्वालामुखी में इससे ज़्यादा नहीं लिखना, इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना। अकेला पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का सफिशिएंट है, इसके साथ में पूछेंगे तो 1 मार्क्स का बन जाएगा, सफिशिएंट। एक लाइन कम भी लिख सकते हो अगर इसके साथ में लिखते हो तब, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को मेरे साथ के साथ लिखते हुए लर्न करना। थोड़ी लैंग्वेज मुश्किल है, मन से कुछ भी नहीं लिख पाओगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। बार बार मैं जोर दे के कह रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, हाँ, तो ज्वालामुखी यानी वोल्केनो पढ़ने के बाद में फर्स्ट ही का सेकंड पार्ट है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा सुनामी, और चौथा है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचुरल फोर्सेस, यानी एक तो बचाने वाला, एक बिगाड़ने वाला। हिंदी में बोले तो एक तो सृजनात्मक और एक विनाशक। कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट के लिए ही बने होते हैं। मैं जैसे ही हटा, स्क्रीनशॉट लिया, बस उतारा या फिर स्क्रीनशॉट लेके पटक दिया, चले गए भाई। उनके लिए फिर ये चैप्टर बस की बात नहीं है। पूरी साइंस, कोई सा भी सब्जेक्ट बस की बात नहीं है। मेरे साथ साथ समझना है, समझ चीज़ें याद होती है समझने से, और साथ के साथ नोट्स बनाओ, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ मैं। अब आओ इधर, भूकंप, अर्थक्वेक। तो देखो, भूकंप सब जानते हो, नॉर्मल जो वाइब्रेशन होता है, हमारे अर्थ के ऊपर वाइब्रेशन होता है, झटके से ऐसा फील होता है, वो भूकंप होता है, सब जानते हो ना नॉर्मल। लेकिन भूकंप डिपेंड करता है उसकी तीव्रता पर, तीव्रता का मतलब उसकी स्पीड पर, कि भूकंप में जो गति है, इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी कितनी है। वरना भूकंप तो चलते ही आता है, अपन को पता भी नहीं चलता।
फिर बता दूं, भूकंप तो चलते ही आता है लेकिन हमें पता नहीं चलता, बिकॉज उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता है वो कम होती है, इतनी कम होती है कि अपन को पता ही नहीं चलता और भूकंप आ गया था। कभी कभी अपने पड़ोसी घर में पता चल जाता है, उन पड़ोसियों को पता चल जाता है कि यार ऐसा फील हुआ कि भूकंप आया, अपन को नहीं पता चलता, इतना माइनर भूकंप आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनना पक्का है, तय है क्या, कि अगर भूकंप की जो स्पीड है वो अगर 4 से कम है, ठीक है। देखो भूकंप को नापा जाता है सिस्मोग्राफ से, ठीक है। सिस्मोग्राफ हिंदी बोलते हैं भूकंप मापी होती है, एक स्केल होती है भूकंप को मापने की, भूकंप मापी होती है, ठीक है। और इसकी जो तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाना होता है। रिएक्टर पैमाना होता है जैसे अपन अपने ग्राफ के अंदर पैमाना बनाते हैं, स्केल बनाते हैं, सेंटीमीटर बाय 1 यूनिट, वैसे इनका रिएक्टर पैमाना होता है, ठीक है। उससे मापा जाता है कि कितने तीव्रता का है, कितनी इंटेंसिटी का भूकंप आया है। 4 तक कमज़ोर माना जाता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 5.5 को मजबूत माना जाता है, स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और 6 से अगर ज़्यादा हैं तो फिर बहुत विनाशकारी होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। उससे 100% ऐसे चांस है कि बिल्डिंग गिर जाती है या मकान गिर जाते हैं, सड़कें अंदर धंस जाती है, ज़मीन अंदर धंस जाती है, बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा विनाशक होता है। उत्तराखंड में या जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जगहों पर वो चलते ही वैसे भूकंप आते हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तो बहुत कम भूकंप आते हैं, यहाँ भूकंप नहीं आते। ये जो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा विनाशकारी भूकंप आते हैं उधर आते हैं। फिर बता दूँ क्वेश्चन क्या बनेगा, 1 मार्क्स से क्वेश्चन क्या बनेंगे, पूरी बात सुनो। भूकंप को किससे मापा जाता है, मतलब भूकंप को किससे मेजर किया जाता है, अर्थक्वेक को, तो अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है सिस्मोग्राफ से। और भूकंप को हिंदी में बोलेंगे तो भूकंप मापी से। एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा, भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है वो किस पैमाने से, किस स्केल से मापी जाती है, रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। 2, तीसरा, भूकंप कब नॉर्मल होता है या फिर कमज़ोर होता है, तो आप लिखेंगे 4 से। जब अगर भूकंप की मैग्नीट्यूड ऑफ 4 अगर 4 हो उसकी तीव्रता तो वो कम माना जाएगा, मतलब कमज़ोर माना जाएगा। 5.5 पे, 5.5 पे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत भूकंप को माना जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन वापस है, वैसे तो 5 बन गए, छठा क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप कब बहुत ज़्यादा विनाशकारी बन जाता है, जब उसकी स्पीड या इंटेंसिटी या फिर तीव्रता 6 से ज़्यादा हो, ठीक है। जब उसकी 6 से ज़्यादा अर्थक्वेक की वो स्पीड हो तब उसको बहुत ज़्यादा विनाशकारी माना जाता है। याद सुनना आ गया। तो ये जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, दूसरी बात फिर पूछेगा भारत में बेसिकली कहाँ पर ज़्यादा मोस्टली भूकंप आते हैं, तो आप लिखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इनमें बेसिकली ज़्यादा रिस्क इलाका है, यहाँ संभावनाएं रहती है भूकंप की ज़्यादा आने की। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आगे। तीसरी चौथी बात, अलग से भूकंप के बारे में पूछे 2 मार्क्स में, सफिशिएंट आंसर है, ठीक है। और अगर जो मैंने क्वेश्चन बनवाया था इंटरनल, सिर्फ वो क्वेश्चन आ जाएगा आंतरिक शक्ति, विवर्तनिक शक्तियों में, इंटरनल आपकी पावर्स में, तब आपको क्या करना है, तब आपको इसमें 1-2 लाइन भले आप कम भी कर सकते हो, क्योंकि वो फिर बड़ा आंसर हो जाएगा। 3 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आएगा नहीं, पक्की बात है। अगर यहाँ छोटा क्यों, मतलब एक साथ पूछ ले इंटरनल में, और जब आप इसे 4 पॉइंट लिखो उस इंटरनल में, मतलब आंतरिक में 4 बातें लिखो, तब आप इसमें थोड़ा कम कर सकते हो। तो कम क्या करोगे कि ये तो भूल भरोसे ही कम मत कर देना, ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखना है, ये वाला पॉइंट ज़रूर लिखना है। यानी कि अपन को ये दोनों पॉइंट तो पक्के लिखने हैं, एक तो स्पीड दिखानी है और एक कौन कौन से राज्यों में होता है, 2 बात पक्की दिखानी है। और एक चीज़ ये जरूर दिखाना है, ये दोनों, भले वो फर्स्ट वाला पॉइंट छोड़ सकते हो थोड़ा सा अगर आप चाहो तो, ठीक है। लेकिन स्पीड वगैरह बातें मत भूल जाना, यहाँ से फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं। और एग्जामिनर भी आपको क्या सोचेगा कि बच्चे को फैक्ट का नॉलेज कम है इसलिए उसने वो बातें लिखी है, तो वही बातें लिखी तो ज़्यादा एक्चुअल बातें हो, ठीक है। वरना तो बुक भरी पड़ी है, थोड़ी पूरी थोड़ी लिख के आना अपन को 3 घंटे में। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको यहाँ नोट्स मिलेंगे ऑथेंटिक, पूरी की पूरी बुक यहाँ चिपका के और उंगली घुमाने वाला काम यहाँ नहीं है। लिखने का काम ही तो हमारा है, रिटर्न ही तो सब कुछ है। आप भी जब बड़े होकर सिविल सर्विसेज की या फिर RSIS की तैयारी करोगे तो रिटर्न ही मेन है, इसलिए रिटर्न अच्छा होना चाहिए। क्या छोड़ना ये मैटर करता है, ठीक है। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं। मेरे हिसाब से भूकंप समझ में तो आपको आ गया होगा। भूकंप तो कंपन होने के कारण, वाइब्रेशन होने के कारण जो ज़मीन है, जो अपना अर्थ है, भूगर्भ है, उसमें होने वाली हलचल, कोई हलचल होती है, उसमें कोई हलचल होती है, तो जहाँ हलचल होती है वहाँ हलचल से कंपन प्रारंभ होता है। और जो कंपन प्रारंभ होता है, वाइब्रेशन होता है, उन्हें एपिसेंटर या
कंप केंद्र कहते हैं। आ गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से कि एपी सेंटर या कंप केंद्र किसे कहते हैं। तो आप ये लिखेंगे जो हमारा भूगर्भ है, जो हमारी अर्थ है, उसमें कोई हलचल होती है, हलचल होने से वाइब्रेट यानी कंपन होता है, और जहाँ कंपन होता है वो सेंटर, एपी सेंटर या फिर वो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, कंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि एनी एक्टिविटी इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर कोई भी एक्टिविटी होती है, हलचल होती है, तो कॉज शेकिंग। द पॉइंट फ्रॉम वेयर द वाइब्रेशन इनिशिएट इज कॉल्ड द एपिसेंटर। पृथ्वी के अंदर कोई भी जो शेकिंग, यानी कि शेकिंग का मतलब होता है कि जो भूगर्भ में कोई कंपन होने वाली जो हलचल होती है, तो द पॉइंट फ्रॉम वेयर, जो वहाँ पर जो वो पॉइंट बनता है, इनिशिएट पॉइंट बनता है, वो एपिसेंटर कहलाता है। और वेव स्प्रेड, अच्छा फिर आगे देखो, जहाँ वो कंप केंद्र बना, उस कंप केंद्र से जो तरंगे चलेगी, जो वेव चलेगी, वो चारों ओर फैल जाएगी, तभी तो दरारें आ जाती है। जैसे इस पॉइंट पर भूकंप आया, ये एपिसेंटर हो गया, अब यहाँ से ऐसे ऐसे दरारें चली जाएगी, मतलब ऐसे ये चारों तरफ फैल जाएगी। ठीक है, कौन फैल जाएगी? वो वहाँ की वेव्स, यानी कि वो तरंगे चारों ओर फैल जाती है, ये ज़रूर याद रखना। यानी कि वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द एपिसेंटर या फिर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, चलो, भूकंप की कोई वैल्यू नहीं है अगर उसकी इंटेंसिटी कम है। फिर बता दूं, भूकंप को कोई नहीं पूछेगा अगर उसकी तीव्रता कम है तो। इसलिए भूकंप का महत्व अगर माना जाए तो उसका महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। भूकंप का महत्व उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, पूछेगा, ऑप्शन देखिए, भूकंप का महत्व है उसकी तीव्रता पर, कभी कह देगा उसके एपिसेंटर पर, ऐसा वर्ड देगा कि आपको एपिसेंटर वाली बातें सही लगेगी, लेकिन उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड या इंटेंसिटी कितनी है। द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन इट्स इंटेंसिटी। ठीक है, तीव्रता। अगला, भूकंप को भूकंप मापी द्वारा मापा जाता है, और भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा, रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। जिस पर दिखाया जाता है वो रिएक्टर पैमाना कहलाता है। यानी कि earthquake is measured by seismographs. The intensity of an earthquake is expressed on the Richter scale. ठीक है, और फिर हैं ये वाली बातें मैंने बता दी। 4 इकाई तक भूकंप हल्के होते हैं, 5.5 तक प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग होते हैं, 6 इकाई से ऊपर भूकंप बहुत ज़्यादा विनाशकारी माने जाते हैं, और 7 से ऊपर या 6 से ऊपर को सर्वनाशी माना जाता है। तो अर्थक्वेक विद मैग्नीट्यूड 4 आर वीक, अप टू 5.5 स्ट्रॉन्ग, अर्थक्वेक अबव 6 है तो ये 6 कर लेना, क्योंकि 6 तक तो वैसे भी विनाशकारी माने जाते हैं। 6 से ऊपर जो होंगे वो बहुत ज़्यादा सर्वनाशी होते हैं, ख़त्म माना जाता है उनको। तो 6 आर कंसिडर्ड एज डिस्ट्रक्टिव एंड अबव दिस आर डिजास्ट्रस, यानी कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी। यहाँ 6 से ऊपर भी वैसे तो विनाशकारी होते हैं, 6 तक भी, लेकिन 6 से ऊपर तो भयंकर नुकसानदायक होते हैं फिर वो। ठीक है, फिर हैं बेसिकली जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भाग है वो सर्वाधिक जोखिम वाले भूकंप के क्षेत्र मामले में माने जाते हैं। यानी कि सम पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट रिस्की। ठीक है, अगला है सुनामी। सुनामी के अंदर टी साइलेंट रहता है, हर कोई जानते होंगे वैसे। सुनामी देखो, सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती। देखो, सुनामी हमेशा समुद्र में आएगी, सीज में आएगी, सी में आएगी, समुद्र में आएगी। तो इसमें क्या होगा, समुद्र में बहुत ज़्यादा उच्च एनर्जी वाली, हाई लेवल की एनर्जी वाली, ऊर्जा वाली लहरें चलती है। ठीक है, मतलब समुद्र उफानने लग जाता है, उफान मारता है सब, बहुत तेज़ लहरें। यानी कि सुनामी के कारण समुद्र में उच्च ऊर्जा वाली लहरें उठती हैं। ड्यू टू द सुनामी वेव्स ऑफ हाई एनर्जी राइज इन द सी, दीज वेव्स कोज हेवी डैमेज। कहाँ पर, जो कोस्टल एरियाज है, इन द कोस्टल एरियाज, यानी कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है तटीय क्षेत्रों में, जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर बहुत भारी नुकसान करती है। आसपास के कई किलोमीटरों तक के जो लोग आसपास में रहते हैं उनके घर उजड़ जाते हैं, इससे दब के मर जाते हैं। याद होगी पहले एक सुनामी की स्टोरी है, वैसे आपके लेवल की नहीं अवेयरनेस तो इन सब की बहुत डीपली मैं स्टडी करवा सकता हूँ, लेकिन उतना लेवल आपके है नहीं। ठीक है, तो ये सुनामी की बातें हो गई। फिर सुनामी के उत्पन्न होने का, अब मेन चीज़ ये भी है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकता है कि सुनामी क्यों, मतलब पैदा कैसे होती है, सुनामी क्यों आता है, सुनामी क्यों आती है। तो सुनामी उत्पन्न होने का प्रमुख कारण है जो सागर तल है, जो सी लेवल है, समुद्र का जो लेवल है, उसमें भूकंप आता है। फिर बात सुनो, समुद्र में भूकंप आता है, पानी है ना, समुद्र पानी, उसमें भूकंप आता है। और भूकंप अपन ने बात करी थी 7 इकाई से ज़्यादा,
तो यहाँ पर 6 से ऊपर या 7 से ऊपर, आप इस हिसाब से मुझे लगता है यहाँ पर 7 होगा फिर, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 6 से ऊपर या 7 से ऊपर दोनों ही, तो आप 7 से ऊपर कर लेना। अगर 7 से ऊपर भूकंप आता है पानी में भी और यहाँ पर भी, तो 7 से अधिक भूकंप अगर आता है ना, तो फिर सुनामी आ जाती है। इसका मतलब 7 से ऊपर बहुत ज़्यादा विनाशकारी होता है। यानी कि अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 7 यूनिट्स एट द बॉटम ऑफ द सी आर द मेन रीजन्स फॉर द अकरेंस ऑफ सुनामी। यानी कि सुनामी आने का प्रमुख कारण है अगर भूकंप 7 से ज़्यादा की तीव्रता का भूकंप समुद्र में आता हो। 1 नंबर में क्वेश्चन पक्का। फिर है उत्पत्ति केंद्र, जैसे इसका था कंप केंद्र, क्योंकि भूकंप वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, तो वो कंप केंद्र एपिसेंटर इसमें होता है। इसमें होगा उत्पत्ति केंद्र, मतलब ओरिजिनेट सेंटर, जहाँ ओरिजिन हुआ वो उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। तो उत्पत्ति केंद्र से सुनामी जो है ना, वो 2 दिशाओं में, गहरे समुद्र की ओर तथा किनारे की ओर चलती है। फिर समझो, जो उत्पत्ति केंद्र है वहाँ से सुनामी 2 दिशाओं में चलती है। कि यहाँ से दैट सुनामी मूव्स फ्रॉम द ओरिजिनेटिंग सेंटर इन 2 डायरेक्शंस, वन टुवर्ड्स द डीप सी एंड द अदर टुवर्ड्स द शोर। यानी कि 2 डायरेक्शन में चलती है। 2 दिशाएं कौन कौन सी है? एक तो गहरे समुद्र की ओर और दूसरा किनारों की ओर। तो ये ध्यान रखना, बातें 2 ही हैं, 2 ही बातें हैं। 2 दिशाएं का मतलब यहाँ पर 2 डायरेक्शन है, एक तो जहाँ गहरा समुद्र है वहाँ जाएगी और दूसरा किनारों पर, बस। ठीक है, ईजी है। एक नोट लिखा मैंने 1 मार्क्स में, इसका ध्यान रखना कि जो भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने गुजरात के धोलावीरा में समुद्र में डूबा बंदरगाह खोज निकाला है। यानी कि गुजरात के अंदर एक जगह है धोलावीरा, बात समझना। वहाँ पर हमारे जो समुद्र विज्ञानी हैं, मतलब जो समुद्र की स्टडी करते हैं, जो वैज्ञानिक है, उन्होंने एक क्या बोलते हैं इसको, बंदरगाह की खोज की है जो गुजरात के धोलावीरा में है। तो अब आप सोच रहे होंगे क्या मतलब इसका मतलब ये है कि इससे ही अंदाज़ा लगता है कि पहले के ज़माने के लोग भी सुनामी का अंदाज़ा लगाते थे, सुनामी का पता लगाते थे कि हाँ ऐसी कोई सुनामी चीज़ होती है। ये एक सबूत है, समझ पा रहे हो? ये पुराने सबूत हैं कि पहले के लोगों को भी सुनामी के बारे में थोड़ा बहुत पता था। ठीक है, तो ये मैंने 1 मार्क्स में लिखा है। क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे समुद्र विज्ञानियों ने कहाँ पर एक बंदरगाह खोज की है, तो धोलावीरा गुजरात में। ऐसे 1 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इंडियाज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी हैज़ डिस्कवर्ड द सबमर्ज्ड हार्बर इन द धोलावीरा रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, और लास्ट चौथा है सृजनात्मक एवं विनाशात्मक प्राकृतिक बल। नाम में ही पता चल रहा है, सृजन करना, विनाश करना। यानी कि पृथ्वी के धरातल पर 2 प्रकार की शक्तियां हर समय कार्य करती हैं हमारे अर्थ पर। कौन कौन सी? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव नेशनल फोर्सेस। तो 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑल द टाइम। हमेशा 2 बार करती है, 2 शक्तियां काम करती है। एक जो हमारी हेल्प करती है, एक नुकसान करती है। एक ग्रुप ऑफ फोर्सेस हेल्प इन क्रिएटिंग न्यू लैंड। ठीक है, न्यू लैंड फॉर्म्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा, ये बनाने काम आती है। तो दूसरी वहीं ऑन द ग्राउंड पे, बट दूसरी वहीं पर, बट द सेकंड ग्रुप स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग द न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन एक्सेट्रा, उनको ख़त्म करने का काम करती है। एग्जाम्पल लेना चाहो तो वो तो एक तो वो हो गई जो हमारी हेल्प करती है, जैसे माउंटेन बनता है, ये इंटरनल का एग्जाम्पल है माउंटेन बनना। लेकिन एक दूसरी ऐसी भी तो होती है जो नुकसान करती है, उनको ध्वस्त करती है। जैसे भूकंप आ गया तो क्या माउंटेन बिखर जाते हैं। तो 2 तरह की शक्तियाँ हमारे अर्थ पर काम करती है। यानी कि धरातल पर 2 प्रकार शक्ति हर समय कार्य करती है। शक्तियों का एक समय धरातल पर नए रूपों जैसे पर्वत आदि को बनाने में सहयोग करता है, मगर दूसरा समय नए रूप पर्वत आदि का विनाश करना प्रारंभ कर देता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो था आज का, ज़्यादा बड़ा ना हो क्योंकि लैंग्वेज मुश्किल है, इसके लिए मैं जानबूझ के इसको ठीक ठाक पार्ट बनाऊंगा। ये हो गया अपना इंटरनल से, क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, आंतरिक से। अब नेक्स्ट वीडियो में बाह्य पढ़ेंगे, यानी एक्सटर्नल पावर्स पढ़ेंगे अपन। ठीक है, एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर्स, ये थी इंटरनल टेक्टोनिक पावर्स, यानी कि आंतरिक विवर्तनिक शक्तियाँ, वो पढ़ेंगे अपन। बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 या 2 वीडियो के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर का चैप्टर मेरे साथ के साथ आपको इसको पढ़ना है और आज आपको चैप्टर 14 का टेस्ट देना है। ठीक है ना? ओके।